आइए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अव्यय के अगले हिस्से की बात करेंगे और उस हिस्से को कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। आज का जो हिस्सा है वो क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। हालांकि आपने ये जाना कि इसके पहले हम लोगों ने संबंध बोधक अव्यय को ठीक ठाक से समझ लिया था। बिना तनाव के अभी तक क्लास चल रही है। कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट निष्पादित कर सकते हैं। वहाँ वो सुविधा आपको बिल्कुल मिली रहेगी कि कोई भी क्वेरी है तो आप क्वेरी वाले सेक्शन में आकर के आप पूछ सकते हैं, उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो बात करते हैं हम समुच्चय बोधक अव्यय की। समुच्चय बोधक अव्यय को इंग्लिश में कहा जाता है कंजंक्शन। क्या कहते हैं हम इनको? कंजंक्शन कहते हैं। अब सवाल ये बनता है कि समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा को लेकर के अगर हम बात करें तो परिभाषा क्या होगी, ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि जो शब्द दो वाक्यों या फिर दो उपवाक्यों या तथा तथा दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अगर आप चाहें तो इस बात को पूरा लिख लें, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसा कि अव्यय शब्द से आशय क्या है, मैं फिर से एक बार रिपीट कराना चाहूंगा। अव्यय का मतलब ये होता है कि कोई भी पद जिस पर लिंग, वचन, कारक या पुरुष का प्रभाव न पड़े, ठीक है, जेंडर, नंबर, केस एंड पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। दूसरा इंफॉर्मेशन कि ये जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। सवाल मन में होगा कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा। जो पहला है उसको बोलते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और एक को कहा जाता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जाहिर है इस बात से एक सवाल आपके मन में बहुत ही सरलता से आ जाना चाहिए और वो ये कि सर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में मूलभूत क्या अंतर है? अगर ऐसा सवाल आपके मन में आ रहा है, इन दोनों में क्या अंतर है ये, या दोनों की परिभाषा क्या है, माने कोई ऐसी बात जो इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर सके, वो आपके लिए पर्याप्त होगी। तो समुच्चय बोधक अव्यय को आप अगर समझें कि इसको योजक शब्द भी आप कह सकते हैं, इसके लिए भी यह छूट है। चाहे समुच्चय कहिए चाहे योजक शब्द कहिए, दोनों बात एक ही है, क्योंकि समुच्चय बोधक और योजक दोनों का काम जोड़ना ही है। मूल काम क्या है? जोड़ना है। अब बात यह आती है कि समानाधिकरण और व्यधिकरण में क्या अंतर है। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय का काम क्या होता है? जोड़ना। इसके उदाहरण के तौर पर जैसे कौन कौन से शब्द आ गए? एक शब्द मैंने ले लिया
तथा, ये जो लोग हैं ना, ऐसे शब्द ही क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो कहा गया कि जो ये शब्द हैं, अगर ये शब्द दो मुख्य वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अगर ये दो मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। पर व्यधिकरण का आशय यह है कि यदि व्यधिकरण ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं जो एक प्रधान वाक्य तथा एक आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं, उन्हें आप बताएंगे कि वो व्यधिकरण प्रकार के हैं। तो जो दो मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं, एक तो वो, या एक प्रधान वाक्य तथा एक आश्रित वाक्य को जब जोड़ने की बात आती है तो वो क्या कहलाएंगे? हालांकि ये सवाल नहीं बनेगा, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। इनके दो महत्वपूर्ण बात है, एक तो इसकी परिभाषा, डेफिनिशन, ये इसका महत्वपूर्ण है, या अगर एक कदम और बढ़ करके प्रश्न पूछा जाएगा तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। तो जहां तक कंजंक्शन की बात करेंगे, वो कितने प्रकार के होते हैं? इसके दो भेद हैं, एक समानाधिकरण, एक व्यधिकरण। अच्छी बात यह है इसी क्रम में कि ये जो समानाधिकरण है इसके भी चार भेद होते हैं और व्यधिकरण के भी मूल रूप से कुल चार भेद हैं। अब जैसे ही हम ये बात कहेंगे, आपके मन में एक बात आ जाती है कि आखिर सर वो चार भेद कौन कौन से हैं, और चार भेद के लिए जो चारों भेद होंगे वो कौन कौन से हैं और उनके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं। इतना डेप्थ में बता तो दे रहा हूं, पर सवाल वहां तक नहीं आएगा, पर अगर आता है तो आप उसका उत्तर बड़े धूमधाम से दे पाएंगे, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होगी। तो आशा करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे, और आप चाहें वीडियो को पॉज करके ये इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए और फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं जिससे आप इसको आसानी से समझ सकें। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो समुच्चय बोधक अव्यय है मैंने कहा कि कितने प्रकार के हैं? दो। जो पहला है उसको आप कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय में पहला वाला क्या था? समानाधिकरण। और जो दूसरा वाला है उसको आप कहेंगे व्यधिकरण। उसको हम क्या कहते हैं? व्यधिकरण। यही दो हैं। अब समानाधिकरण और व्यधिकरण, ये दोनों में क्या अंतर है अगर हम इसकी बात करें तो इसकी स्पष्टता आप यहां से समझ पाएंगे। एक तो होता है संयोजक प्रकार का, एक है विभाजक प्रकार का, और एक होता है विरोध सूचक प्रकार का, और एक होता है इसमें परिमाण सूचक प्रकार का। ये चार हो गए समानाधिकरण वाले। अब व्यधिकरण वाले अगर हम हिस्से में आकर के देखें तो व्यधिकरण में भी
चार की बात कही जाएगी। इसमें एक तो है कारणवाचक, एक है उद्देश्यवाचक, इनके साथ वाचक आप चाहे तो जोड़ लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं एक है संकेतवाचक और वहीं एक है कारण, उद्देश्य, संकेत के बाद स्वरूपवाचक। तो इस तरीके से देखा आपने कि समानाधिकरण के चार भेद, और इसी तरीके से आपने देखा व्यधिकरण के भी कितने भेद हो गए, चार भेद। अब ऐसे शब्द जो जोड़ने का काम करते हों, तो जब दो मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं तो दो मुख्य वाक्यों की प्रवृत्ति या तो जुड़ने वाली होगी, या तो अलग करने वाली होगी, या तो विरोध प्रदर्शन वाली होगी, या फिर परिमाण वाली होगी। ये हो गए। और व्यधिकरण की बात करें तो वो कारण बताने वाले होंगे, या उद्देश्य की सूचना देने वाले होंगे, या संकेत प्रकार के होंगे, या स्वरूप प्रकार के होंगे। इस तरीके से हम ये मान करके चलते हैं कि यहां इसमें शामिल है। अब बात आती है कि आखिर संयोजक में कौन कौन से हैं, तो इसमें आ जाता है जैसे एक शब्द है और, एवं, व, तथा। विभाजक का मतलब जो दोनों को सेपरेट करे, जो दोनों को अलग करे। इसमें आता है या, अथवा और किंवा। किंवा एक नवीन शब्द है जो आपको बड़ा बेहतर लगेगा, या फिर अथवा की जगह कभी कभी केवल वा करके भी दे देता है, केवल वा। तो ये विभाजक प्रवृत्ति के हैं। जो विरोध प्रदर्शन करेंगे, जैसे है किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन, ये जैसे ही लगा किसी भी बात को पूर्ण रूप से स्वीकृति नहीं मिल पाती है। जैसे कहा गया किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन, जैसे ही इनका प्रयोग होता है इसका मतलब यह है कि वो बात अपने आप में पूरा नहीं है, उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन शामिल हो जाता है। अब परिमाण में क्या हो गया, जैसे कहा गया इसलिए, अतः, इसलिए, अतः, स्वतः भी आ जाता है, या अतएव, सो, अतएव। ये जो लोग हैं ये लोग परिमाण के द्योतक हैं, ये सब परिमाण बताते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय में मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक वाक्य दिया जाएगा, और वो जो वाक्य दिया गया होगा उन वाक्यों में ये कहीं ना कहीं प्रयुक्त होंगे, और इनको देखते ही आप बेहद सरलता से अपनी बात रख पाएंगे कि ये जो लोग हैं यही लोग समुच्चय बोधक अव्यय का काम करते हैं। अब मैंने बताया जैसे कि कारण का द्योतक कौन कौन से हैं, आइए कारण वाले सेक्शन में आ जाते हैं। कारण में जैसे आ जाएगा, मान लीजिए कह दिया गया क्योंकि, या फिर आ गया जो कि, इसलिए कि,
इनका प्रयोग करते हुए ये बात समझ आने लगती है कि ये कारण का द्योतक है, ये रीजन की डिमांड करते हैं। उद्देश्य टारगेट, टारगेट वाले में आ जाएगा, जैसे कि जो ताकि, ये जो तीन है ये उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं। तो अगर इनमें से कोई भी आ जाता है तो आप ये मान करके चलिएगा कि इनका काम भी क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय का काम करते हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय वास्तव में क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का। अब सवाल है, या तो ये दो शब्दों को जोड़ेगा, मैंने आपको पहले बता दिया, या फिर ये दो वाक्यांशों को जोड़ेगा। किसको, दो वाक्यांशों को। और तीसरा, या फिर ये दो वाक्यों को जोड़ेगा। यही तीन सिचुएशन मूल रूप से पैदा होती है। संकेत में, अब सामने वाले को संकेत देने के लिए आप कहेंगे, जैसे मान लीजिए है जो सो यदि तो, जो सो यदि तो, यद्यपि, तथापि। संकेत को शर्त सूचक भी कह देते हैं। यद्यपि वो मेहनत तो करता था, तथापि वो सफल नहीं हुआ। ये जो बात बताई जा रही है, ये संकेत दिया जा रहा है। यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ये संकेत दिया जा रहा है। ये एक प्रकार से शर्त है, माने आपके पास होने की शर्त है कि आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो इन शब्दों को देखते ही ये बात आप जान पाएंगे कि ये पेयर्स में आते हैं अक्सर, और पेयर्स वाले जितने भी होंगे वो व्यधिकरण वाले हिस्से में आ जाते हैं। और मूल रूप से इतना डेप्थ में कभी ना तो आपको जानने की जरूरत पड़ेगी और ना कभी पूछा हुआ होगा। आप जब भी परीक्षा दिए होंगे आपको लगा होगा कि समुच्चय बोधक अभी तक इस तरीके से हमने नहीं पढ़ा, ना इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। पर इस वीडियो को हम इसीलिए इसका नाम ही मास्टर क्लास क्यों दिया गया है। मास्टर क्लास इसे है कि एक ही तीर से कई निशाना किया जा सके। मूल बात यह है कि अगर आप एक समझ बना लिए हैं तो फिर कहीं आपको दिक्कत ना हो, आप धूमधाम से अपना काम कर सके। अब स्वरूप सूचक में आ गया, जैसे कि जो, अर्थात, मानो। इस तरीके से आप समझ पाए कि समुच्चय बोधक अव्यय मुख्यतः दो प्रकार का है। दोनों प्रकार मैंने आपको बता दिया, जिसमें से एक समानाधिकरण है और एक व्यधिकरण है। समानाधिकरण भी चार प्रकार का होता है, व्यधिकरण भी चार प्रकार का होता है। चारों के लिए कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारे ग्राफ मैंने आपके सामने बना दिए हैं, और इसको धूमधाम से आप नोट करें। कहीं कोई आपत्ति नहीं आएगी, ना कहीं कोई समस्या आपको देखना पड़ेगा। अब दो वाक्य मैं दे दे रहा हूं, सरल सरल सा वाक्य दे दे रहा हूं, और जाहिर है कि यदि परीक्षा में पूछेगा तो ऐसे ही सवाल बन करके आपके सामने आएंगे। ये तो अभी समझाने के दौरान ही बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद आपको पता है कि इसके ठीक पैरेलल एक सेशन और चला हुआ है, आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट वाला हिस्सा। तो प्रैक्टिस जब हम करवाते हैं या जब भी करवाएंगे, जो भी बात होगी, तो प्रैक्टिस वाले हिस्से में हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो सवाल आए हैं। जैसे एक एक टॉपिक आपने देखा होगा कि जैसे जितना ऊपर से देखते हुए आप आ रहे हैं, जाहिर है, तो आपने ये देखा होगा कि हर एक टॉपिक को मैंने सेपरेट पढ़ाया है, चाहे वो 1 घंटे का रहा हो, चाहे वो 52 मिनट में, 40 मिनट में, 30 मिनट में, 15 मिनट में। जो टॉपिक जहां समाप्त हो जाती है उसको हम यहीं रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी को ये बेहद सहजता हो, सरलता हो कि जिस टॉपिक में उसका डाउट हो उस टॉपिक को वो ओपन करे और धूमधाम से देख ले, उसे तलाश न करनी पड़े। अगर हम केवल लेक्चर 1, 2, 3, 4 करके डाले होते तो आप अंदर के कंटेंट को न समझ पाते, जब तक कि आपको वीडियो के अंदर फॉरवर्ड करके न देखे। दूसरी बात, हर एक सेपरेट टॉपिक के लिए सेपरेट प्रैक्टिस सेट भी रखे हैं।
इसका क्या मतलब है कि जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं इसका प्रैक्टिस वाले सेशन में आप जा करके देख लीजिए कि जो सवाल आए हुए होंगे उसी पर प्रैक्टिस मुझे कराना है। कुछ प्रैक्टिस ऐसे होंगे जो नए सवाल पर होंगे, वो नए सवाल पर तब जैसे जैसे कोई वैकेंसीज रिलीज होती हैं, कोई एग्जाम लगा हुआ होगा, तब हम एक ऐसा मॉडल पेपर बना करके ले आएंगे जो कि कंप्लीट पूरे पैकेज से होगा। उस मॉडल पेपर का जो योगदान है वो कंप्लीट पैकेज का होगा, जिसको आप बेहद सरलता से आसानी से जान पाएं, समझ पाएं। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। दो वाक्य लिख लेते हैं, जैसे एक वाक्य आ गया, कि तुमने जल पिया कि नहीं। एक वाक्य ये। दूसरा, यदि परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। अब अगर इसमें पूछा गया, बस ये सवाल सिंपल सा आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप बताएं कि इसमें समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है। तो इसमें क्या हो गया, एक तो की, और इसमें क्या हो गया, यदि और तो। ये समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे राम पढ़ता है और सीता खेलती है, दो सरल से वाक्य हैं और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए और शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जाहिर है ये बात आप बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। तो आशा करते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय का कंसेप्ट आप जान पाए होंगे। समुच्चय बोधक अव्ययों में कौन कौन से शब्द शामिल होते हैं, ये जब हम पूरे ग्राफ को देखते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है। जैसे ये सब लोग, इनका काम ही ये है कि इनको यदि आपने देख लिया है, इनको जान लिया है, तो यही किसी न किसी वाक्य में इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। इनसे बाहर, इनसे परे सवाल ही नहीं बनता कि आए। अब अलग बात है कि कोई नई तरकीब निकाली जाए, यूनिक शब्द को खोजा गया हो, तलाश किया गया हो, तो भले दे दिया जाए। पर आप अभी तक की जितने भी परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं, उन सारे परीक्षाओं पर देखेंगे तो सवाल एक भी आपका डाउटफुल नहीं रहेगा। तो आप धूमधाम इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इसके अगले चरण की बात। तो आज के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।